प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर जंक्शन। आज फिर हम लोग घूम फिर के एक राउंड लगा करके कई तरह के क्वेश्चंस का फिर एरर्स के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो वीकली ऐसे ही हम लोग चक्कर लगाते रहेंगे। एरर से शुरू करेंगे, एरर होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, फेलर्स होंगे, अरेंजमेंट वगैरह होगा, फिर घूम के हम लोग एरर्स पे आ जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे एरर का, वो पहला क्वेश्चन है वी आर येट टू स्टार्ट। इस वाले पोर्शन में कोई गलती नहीं है। वी आर येट टू स्टार्ट, बी के बाद येट लगता है तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता ही है, और इसका मतलब होता है कि हमें ये काम करना बाकी है। तो वी आर येट टू स्टार्ट मतलब अभी हम ये काम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ऑफरिंग। ऑफरिंग किसके लिए लगा है? स्टार्ट के लिए लगा है। तो स्टार्ट के बाद अगर कोई वर्ब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, ये भी ठीक है। दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स, तो फैसिलिटी जिसको दी जाती है टू लगता है, ठीक है। तो हम अपने कस्टमर्स के लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। एज मैंने क्योंकि, वी आर अवेटिंग फॉर, तो एज मैंने क्योंकि हो गया, वी आर अवेटिंग। वी आर के बाद कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी फॉर्म लगी है। अवेटिंग के बाद फॉर लगा, वी आर अवेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। अब देखते हैं इसमें क्या गलती हो गई है। गलती और कहीं तो नहीं थी, बस ये अवेटिंग के साथ जो फार लगा हुआ है बच्चा, यही गलती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है और आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि हम वेट के साथ फार यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है जिसका इंतजार किया जा रहा है वो दिया है तो वेट के बाद फार लगना चाहिए। किंतु किंतु अवेट के बाद, अवेट के बाद अगर फार लगा है तो ये गलत माना जाता है। अवेट के साथ फार नहीं लगाया जाता। और दूसरी बात, अवेट के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, मान लीजिए अवेट के बाद, तो यहाँ अवेट ही लगाना गलत हो जाता। तो अवेट से रिलेटेड दो गलतियां हैं, अवेट के बाद फार नहीं लगता और बिना ऑब्जेक्ट के अवेट नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गलती मिली? अवेटिंग के बाद अप्रूवल, ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, अप्रूवल ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके साथ फॉर नहीं लगना चाहिए था और हमारा आंसर होगा क्या? 3 वाला, मतलब ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द चेयरमैन ऑफ ऑल द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देखिए यहाँ पे चेयरमैन लिखा हुआ और जो चेयरमैन का मैन है ये क्या है? ये है प्लूरल। आप ध्यान दीजिएगा। तो चेयरमैन ऑफ ऑल द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, ऑल के बाद द लगा है, ये भी ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मेट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मेट के बाद विद लगा है, ये भी ठीक है। सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स, ये भी ठीक है। टू गिव इट्स सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी, ठीक। तो देखते हैं इसमें एरर क्या होती है। ये देखिए इट्स किसके लिए लगा हुआ है, क्या आप पता लगा सकते हैं? कह रहा है कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन इकट्ठा हुए थे आरबीआई के ऑफिशियल्स को, आरबीआई के अधिकारियों को अपनी सजेशंस और अपनी राय देने के लिए। तो ये इट्स किसके लिए लगा है? ये इट्स लगा है चेयरमैन के लिए। क्योंकि अपनी राय देने के लिए कौन अपनी राय दे रहा है? तो कौन राय दे रहा है? ये चेयरमैन राय दे रहे हैं। तो चेयरमैन में ये जो मैन लिखा हुआ है ये मैन प्लूरल है। तो प्लूरल मैन के लिए जो इट्स लगा है, इट्स नहीं होना चाहिए, इस जगह पर क्या होना चाहिए था? देयर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि दे हैव नॉट फुली कंसीडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस। ठीक है, आगे लिखा है कि इज लाइकली टू हैव विद द इकोनॉमी। तो दे हैव नॉट, दे के साथ क्या लगा? हैव लगा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर्ड लिखा, फुली अपनी जगह पर ठीक है। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट? उन्होंने पूरी तरह से विचार नहीं किया था उस असर पर जो कि दीज गाइडलाइंस इज लाइकली टू हैव, मतलब क्या हुआ? ये जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो इनका जो संभावित परिणाम होगा, जो संभावित प्रभाव होगा, किस पर होगा? इकोनॉमी पर होगा। तो अगर हम ये कहें, ऐसे ही सोचिए, मान लीजिए हमें लिखना हो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद डैश लिखा इकोनॉमी, इम्पैक्ट डैश इकोनॉमी। तो बताइए इम्पैक्ट और डैश इकोनॉमी के बीच में प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए?
इम्पैक्ट विद इकोनॉमी या इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी या इम्पैक्ट एट द इकोनॉमी। तो इम्पैक्ट जो होता है, जो प्रभाव होता है, वो किसी पर पड़ता है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ठीक है, तो गलती क्या हुई, ये जो विद है क्या है, ये इम्पैक्ट डैश इकोनॉमी। तो इम्पैक्ट क्या होगा, विद इकोनॉमी होगा या ऑन इकोनॉमी होगा, तो ये होना चाहिए इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड। हैड पहले लग गया, इसका इफ हटाया गया है, पास्ट परफेक्ट मतलब लॉस्ट कंडीशन बन रही है हमारी, जो हम लोगों ने कंडीशनल्स में पढ़ा था। हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड, अगर ये नोटिफिकेशन पहले ही अर्लियर ही अमेंड कर दी गई होती तो वी कुड हैव स्टॉप्ड। देखिए कुड लगा, हैव लगा, स्टॉप लिखा, तो पैटर्न पूरी तरह सही फॉलो किया गया है। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इस सेंटेंस में क्या होगी, नो एरर, क्योंकि ये हैड के साथ पास्ट परफेक्ट है। देखिए हेड लगा, ये बीन लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस में बना है। तो ये पहले वाले पार्ट में यहाँ इसके पहले पास्ट परफेक्ट की कंडीशन है, और बाद में वुड हैव के साथ बताया था, वुड हैव ना मिले तो कुड हैव ना मिले तो माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही है और हमारा आंसर होगा नो एरर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में दिया हुआ है कि देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स। ठीक है, बहुत सारे इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स हैं नाउअडेज, आजकल, बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसीज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पॉलिसी बाजार में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स हैं। क्यों हैं ये डिस्प्यूट्स, आगे बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ के नाते, मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, मोस्ट पीपल क्या हो गया, सब्जेक्ट, डू नॉट क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और अंडरस्टैंड क्या हो गई, मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में बिकॉज ऑफ के बाद क्या लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिकॉज ऑफ के बाद लगा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब का। तो सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर के पहले अगर हम बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज ऑफ, तो सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर के पहले बिकॉज ऑफ नहीं लगता, क्या लगता है, केवल बिकॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब का स्ट्रक्चर हो जाता है सेंटेंस का, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के पहले हमें क्या लगाना है, बिकॉज, कंजंक्शन, मीनिंग यानी क्या है हमको, क्योंकि, के नाते नहीं। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के नाते, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और जबकि यहाँ ज़रूरत किस बात की थी, देखिए लिखा हुआ है मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, ज़्यादातर लोग टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं पाते हैं, अब देयर पॉलिसीज मतलब उनकी पॉलिसीज के। तो कारण के बाद, विकास के बाद बता रहे हैं क्यों, आगे लिखा है कि बहुत से लोग उनकी पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ नहीं पाते हैं। अब उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, के नाते लिखेंगे या क्योंकि, तो यहाँ सेंस आ रहा है क्योंकि का, ये सब्जेक्ट वर्ब लगा है, क्योंकि का सेंटेंस सेंस आना चाहिए, ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, ऑफ कब लगता है, बिकॉज ऑफ कब लगता है, जब हम कारण को नाउन के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहें भारी बारिश के नाते हमें देर हो गई, तो आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ हैवी रेन। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि पानी बरस रहा था इसलिए हमें देर हो गई, तो हम कहेंगे आई गॉट लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो बिकॉज के बाद क्या कह रहे हैं, इट वॉज रेनिंग। अगर बिकॉज ऑफ कहते तो क्या कहते, तो बिकॉज ऑफ इट वॉज रेनिंग गलत हो जाएगा, होगा बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, तो भारी बारिश के चलते, तो बिकॉज ऑफ होता है के चलते, इसका मतलब होगा बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। बिकॉज ऑफ के बाद इट वॉज रेनिंग नहीं होगा, अगर इट वॉज रेनिंग लगाना है तो बिकॉज लगाइए, और हैवी रेन्स लगाना है तो बिकॉज ऑफ लगाइए। ठीक उसी तरह से इस सेंटेंस में गलती हुई है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम। इंडिया को एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। हु विल इनकलकेट, देखिए हमें ये हु लगा हुआ मिला, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको मिलता है कहीं रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए तो तुरंत एक खतरे की घंटी बजती है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा है। तो आप देखेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा है, वैल्यू एजुकेटेड सिस्टम के लिए लगा है। तो वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए क्या लगा है, हु। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हु किसके लिए लगता है, केवल मनुष्यों के लिए लगता है, ह्यूमन बींग्स के लिए लग सकता है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन इन सब के लिए लग सकता है।
सिस्टम वगैरह नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, एक सिस्टम निर्जीव है, तो उसके लिए हमें हु नहीं लगाना है, ये हु गलत हो गया। तो इसकी जगह हमें लगाना क्या चाहिए था एक्चुअली, इस हु की जगह हम लगा सकते थे विच भी, और हम लगा सकते थे दैट भी अगर लगाना चाहते तो। वहाँ पे हु गलत है। चलिए, ये प्रोनाउन की गलती थी, रिलेटिव प्रोनाउन की। वी हैव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंट सर्वे सोज। रिसेंट सर्वे, सर्वे सिंगुलर है, सोज वर्ब में एस लगा हुआ है, सिंगुलर है, ठीक है। रिसेंट सर्वे सोज दैट 35 मिलियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स। ये सर्वे बताता है कि 6 से 10 साल के करीब 35 मिलियन बच्चे हैव नेवर अटेंडेड, नहीं अटेंड किया है, नो प्राइमरी स्कूल। तो अब इसमें गलती क्या मिल रही है, सेंटेंस आपको देखने में नजर आ रहा होगा कि यहाँ लिखा है नेवर और यहाँ लिखा है नो। तो कह रहे हैं कि 35 मिलियन बच्चों ने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया है, तो एक बार नहीं करना था, तो या तो हम कहें कभी नहीं, या कहें कोई प्राइमरी स्कूल नहीं। तो हमें नेवर, ये निगेटिव एक बार लगाना चाहिए था, हमें सेंटेंस में एक ही साथ दो निगेटिव नहीं लगाने चाहिए। तो अगर पहले नेवर लग गया है तो यहाँ पर नो नहीं लगाना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर नो नहीं लगता तो यहाँ क्या लगता। एक्चुअली जब नेवर वगैरह लग चुका है, पहले एक निगेटिव लग चुका है, तो उसकी जगह हमें क्या लगाना चाहिए था, एनी। नो की जगह क्या लगेगा, एनी। सम नहीं लगा सकते क्योंकि निगेटिव के साथ सम नहीं लगता, एनी लगता है। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका 8वां क्वेश्चन है ये, कोल माइंस कॉन्स्टिट्यूट। कोल माइंस, माइंस क्या लिखा है, प्लूरल है, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। ठीक है, ये वाला पोर्शन सही हो गया। कोल माइंस कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर परसेंटेज ऑफ, अ मेजर परसेंटेज ऑफ, ये भी अपने आप में सही है। अ मेजर परसेंटेज ऑफ सोर्सेस व्हिच कॉज डैमेज, जो कि नुकसान करता है, डैमेज करता है, ऑन द एनवायरमेंट। बेटा ये फिक्स प्रीपोजिशन का प्रश्न है, और डैमेज के बाद ऑन नहीं होता, हमेशा क्या लगता है, टू। कोई चीज़ जिसको नुकसान पहुंचाती है, जैसे हम कहें कि तंबाकू स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, तो हम ये कहेंगे कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इंजूरियस का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। तो जितने नुकसान पहुंचाने वाले वर्ड होते हैं उन सब के बाद हमें जिसको नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए टू लगाते हैं। जैसे टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। और अगर हम ये कहते हैं कि दिस थिंग कॉजेज डैमेज, दिस थिंग कॉज डैमेज, तो टू एनवायरमेंट, ऑन एनवायरमेंट नहीं होगा, कॉज डैमेज टू एनवायरमेंट होता है, ऑन नहीं होता। हमारा आंसर क्या होगा इसका, इसका हमारा आंसर होगा सी। गलती क्या होगी, ऑन की जगह पर टू लगना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड। ठीक है, अ मैन लगा, अ मैन के लिए हु लगा, हु के लिए हैज़ बीन, हैज़ ठीक है क्योंकि मैन के लिए सिंगुलर के लिए लगा है, अक्यूज के बाद ऑफ लगता है, ये भी ठीक है। तो अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, एक आदमी जिसको पहले वाली जॉब में फ्रॉड साबित कर दिया गया हो, आरोप लगा हो। तो लिखा है यहाँ पर ही, यहाँ से देखिए आगे लिखा, ही विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक जगह पे अगर नौकरी में किसी पे फ्रॉड का आरोप लगा है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्वागत नहीं होता, उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो इस नेवर का, विल नेवर का सब्जेक्ट कौन है, पहले हमें देखना है कि कितने वर्ब हैं कितने सब्जेक्ट हैं। एक वर्ब हो गई हैज बीन अक्यूज्ड, हैज बीन अक्यूज्ड का सब्जेक्ट कौन है, वो है। देखिए कुछ मिस्टेक हो गई सेटिंग में। ठीक है, फिर से सही हो गया। इस तरह की कभी कभी कहीं हाथ छू जाता है, न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर से हम देखते हैं कि अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, एक व्यक्ति जिसको किसी जगह पे फ्रॉड का दोषी पाया गया हो, ही विल नेवर बी, उसे दूसरी जगह पे नौकरी नहीं मिलती है। तो हमने कहा था यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ही विल नेवर बी, ये दूसरा वाला सेंटेंस हो गया। और हु हैज़ बीन अक्यूज्ड, ये वाला एक सेंटेंस हो गया। तो इस विल, इस ही का सब्जेक्ट कौन है, हैज़ बीन का सब्जेक्ट हु हो गया, और इस विल का सब्जेक्ट कौन है, मैन है। ठीक है, क्योंकि दिखा अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड, वो व्यक्ति जिसने, जिस पर आरोप लगा हो। तो हैज़ बीन अक्यूज्ड का सब्जेक्ट हु हो गया,
तो अभी आमेन तो किसी का सब्जेक्ट है नहीं, यही आमेन किसका सब्जेक्ट हो गया, विल नेवर बी वेलकम। तो फिर जब दोनों सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, एक वर्ब यहाँ लगी, एक वर्ब यहाँ लगी, तो ये जो ही लगा है ये फालतू लगा हुआ है, तो इसे कहेंगे ये क्या है, सुपरफ्लुअस। ये प्रोनाउन का सुपरफ्लुअस है। अगर आमेन के बाद हु लग गया था तो आमेन अभी सब्जेक्ट बनेगा, किसका सब्जेक्ट बनेगा, इस विल नेवर का सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए ये ही लगाना फालतू था, वो सुपरफ्लुअस था। तो हमारी एरर किस में मिली, एरर मिली हमारी क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वरीड अबाउट द कंटिन्यूइंग वायलेंस इन द सिटी। किसी शहर में लगातार हिंसा चल रही है, लगातार दंगे फैले हुए हैं। तो मच स्टूडेंट्स आर सेट टू माइग्रेट। तो मच स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या है, बच्चे शहर छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स है प्लूरल नाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन के पहले ये क्या लगा है, मच लगा हुआ है। अच्छा, मच किसके लिए लगाया जाता है, मात्रा बताने के लिए, पहले भी आ चुका है, मच लगता है किसके लिए, मात्रा बताने के लिए। अब हमें क्या चाहिए था, ये प्लूरल नाउन के पहले हमें चाहिए थी क्या, संख्या चाहिए थी। तो ये मच की जगह पर क्या लगाना चाहिए था, हमें मेनी लगाना चाहिए था। आपको गलती पता चल गई होगी। तो प्लूरल स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, इसके पहले मच नहीं लगना चाहिए, मेनी लगना चाहिए, और हमारा आंसर क्या होगा, टू। देखिए, पहले के क्वेश्चन जो पढ़े थे आप लोग पहले दूसरे डिस्कशन में, उसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कई बार इस तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप जो पढ़े हैं, पढ़े आ रहे हैं, जो डिस्कशन किए हैं, वो आगे चल के मिलते रहते हैं, कुछ नया नहीं आता, सब पुराना ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स। बहुत से संगठन ऐसे हैं जो अट्रैक्टिव इंसेंटिव ऑफर करते हैं, किसको, टू देयर एम्प्लॉयज, किसको, अपने एम्प्लॉयज को। क्यों, इन एन अटेम्प्ट टू बोस्टिंग, किस लिए, बोस्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन। तो एम्प्लॉय उनके यहाँ ही रहे, एम्प्लॉय उनके यहाँ नौकरी छोड़कर भागे ना। अक्सर होता क्या है कि ज़्यादा सैलरी के लालच में लोग एक जगह नौकरी कर रहे हैं, वहाँ छोड़कर दूसरी जगह भाग जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर की तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत आकर्षक इंसेंटिव देते हैं, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ उनकी नौकरी को छोड़कर भागे ना। तो उनकी कोशिश होती है कि एम्प्लॉयज़ के रिटेंशन को बूस्ट करें। तो बूस्ट करने के लिए ये जो टू लगा है, टू के बाद भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ जगह बताया था मैंने, कभी कभी बहुत कम कंडीशंस होती हैं, रेयर कंडीशंस होती हैं जब टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है। और ये अटेम्प्ट टू आईएनजी फॉर्म नहीं है, अटेम्प्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और यहाँ होता क्या, इन एन अटेम्प्ट टू बूस्ट, बूस्टिंग नहीं होगा। तो बूस्ट में आईएनजी फॉर्म कब कब लगता है वो किसी दिन क्लास में बताएंगे, जब हम नॉन फाइनाइट्स पढ़ाने लगेंगे, या किसी दिन ऐसे ही स्पेशली कुछ मैटर्स लिख के दे देंगे कि कब कब टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो उन कंडीशंस के तहत नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में है, सम जेन्युइन इशूज एग्जिस्ट। देखिए, सम जेन्युइन इशूज, ये है हमारे, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, इशूज। इशूज कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, आप बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और एग्जिस्ट क्या है, एग्जिस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एग्जिस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मानी जाएगी, ये प्लूरल वर्ब मानी जाएगी। तो देखिए, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है, यहाँ कोई गलती नहीं है। विद द न्यूली एडॉप्टेड सिस्टम, ठीक है। एंड नीड्स, एंड के बाद देखिए एक और वर्ब आई, नीड्स। ये नीड्स एंड के बाद है, नीड्स, तो एंड के पहले कौन सी वर्ब आनी चाहिए, तो ये एंड किन दो को जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है नीड्स को, और एंड जोड़ रहा किसको, एग्जिस्ट को। तो एंड के पहले एग्जिस्ट है और एंड के बाद नीड्स है। तो एंड जिन दो वर्ब्स को जोड़ेगा, इसको और इसको जोड़ेगा, तो दोनों की फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। तो इस वाली वर्ब में एग्जिस्ट, नीड वाले में एस लगा हुआ है और एग्जिस्ट वाले में एस नहीं लगा हुआ है, मतलब इन दोनों में से एक तो गलत होगी, तय है। ठीक, तो कौन सी गलत है, हम लोगों ने यहाँ देखा था कि इशूज सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो एग्जिस्ट इस लिहाज से सही है। तो फिर गलत कौन है, नीड्स गलत है। क्यों गलत है, कि नीड में एस लगाने से सिंगुलर हो गया, जबकि इसका भी सब्जेक्ट यही है और एग्जिस्ट का भी सब्जेक्ट, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब नहीं लगनी चाहिए थी। एंड से जुड़ी ये दोनों वर्ब हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये तीसरा वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, लिखा है द गवर्नमेंट नीड्स
देखिए गवर्नमेंट सिंगुलर है और इसके बाद क्या लिखा, नीड्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रेगुलेशंस दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट where trained scientific personnel enjoyed space and freedom to design new products benefiting society। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ज़रूरत महसूस कर रही है ऐसे स्पेसिफिक रेगुलेशंस को प्रोवाइड करने की जो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जहाँ, ठीक है, जहाँ ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल्स, मतलब ट्रेंड वैज्ञानिक जो साइंटिफिक अधिकारी हैं, वो एंजॉयड किस में लिखा, पास्ट में लिखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यहाँ क्या लिखा, गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड, यहाँ क्या है, प्रेजेंट में है। गवर्नमेंट आज किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रही है, कोई योजना बनाने की महसूस कर रही है, तो क्या उसका सुख वैज्ञानिक लोग पास्ट में एंजॉय करेंगे या आने वाले समय में एंजॉय करेंगे। फिलहाल प्रेजेंट की किसी योजना का सुख पास्ट में, जो योजना अभी बनी ही नहीं है, उसका सुख वैज्ञानिक लोग पास्ट में कैसे उठा सकते हैं। तो ये जो एंजॉयड लिखी है, ये एंजॉयड गलत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहाँ क्या होता, एंजॉय होना चाहिए था, ये एंजॉयड नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी, ये 3 वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 में है मेनी ऑफ द यंग पीपुल, ठीक है, पीपुल में मेनी हम लगा सकते हैं। मेनी ऑफ द यंग पीपुल स्टडिंग अब्रॉड, जो कि बाहर पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। एग्रीड, देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये लोग सहमत हो गए, एग्री हो गए कि रिटर्निंग टू होम वाज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। इन्होंने माना कि घर लौटना हमेशा एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में गलती क्या निकली है, सेंटेंस में मीनिंग सही आई, पूरा सेंटेंस पर डाला। ये जो लिखा है रिटर्निंग टू होम, तो जब होम लिखा होता है केवल होम, तो इसके पहले टू नहीं लगता। किसके साथ टू नहीं लगता, जितने भी मूवमेंट वाली वर्ब होती हैं, कम है, गो है, गेट है, टेक है, ब्रिंग है, सेंड है, रिटर्न है, अप्रोच है और रीच है, तो इन सब वर्ब्स के बाद अगर होम लिखा हो और होम के पहले कोई पजेसिव ना लगा हो तो टू नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही वेंट होम, ही वेंट टू होम नहीं होगा, ही वेंट होम। अच्छा, अगर होम के पहले माई लिखा, योर लिखा, हिज लिखा, तब लगेगा। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू कम योर होम, तो योर लगाया है ना, चूंकि योर होम लिखा है इसलिए टू लगेगा। अगर ये कहा जाता है कि मैं घर आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम टू होम, तो अगर आप कहते हैं आई वॉन्ट टू कम टू होम तो गलत हो जाएगा टू। अगर ये कहते हो कि आई वॉन्ट टू कम टू माई होम, हाँ अब लग सकता है टू। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 14। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दिस क्वेश्चन फोर्स अस। हमें यही गलती मिल जा रही है। दिस क्वेश्चन क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये फोर्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखिए मामला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला है, और मामला यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, तो ये फोर्स तो गलत है। अब या तो ये फोर्सेज होगा, और अगर पूरी कहानी पास्ट में होती है तो फोर्स्ड हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, या तो फोर्सेज या तो फोर्स्ड, मतलब एरर तो यही तय है कि ये गलत हो गया। अब इसकी जगह होना क्या चाहिए था, दिस क्वेश्चन फोर्स्ड या फोर्स अस टू फेस द अनप्लेजेंट ट्रुथ दैट द पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस हैव। देखिए ये यहाँ होना चाहिए था, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई सेटिंग में। लिखा है कि पॉलिसीज ऑफ सोशल जस्टिस हैव भी ये प्रेजेंट में है, हैव रीच्ड द डेड एंड, मतलब ये प्रेजेंट में, पूरी कहानी प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो इस फोर्स की जगह पर फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, ये क्या ना होना चाहिए, फोर्सेस। ठीक है, तो एरर तो वही है फर्स्ट में ही, बस ये चेक कर रहे थे कि फोर्स में फोर्स होगा या फोर्सेस, तो हमें पता चला कि फोर्स की जगह पर क्या होना चाहिए, फोर्सेस। क्यों, क्योंकि ये पूरी कहानी देखिए हैव रीच्ड, ये पूरी कहानी प्रेजेंट में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। फिर लगता है सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, पता नहीं आज कैसे हो गया दो क्वेश्चन। सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है, जो नीचे लिखा है स्ट्रगलिंग, इसको मानिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर में शायद ऐसा नहीं रहा होगा, यहीं पे इसी में डिस्कशन वाले में हो गया। तो आपके पेपर में आपने पेपर से दिया होगा तो उसमें ऐसा नहीं रहा होगा, ये पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है सेटिंग में। चलिए बाद में ठीक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज लार्जेस्ट कारपोरेट हाउस में बी फोर्स। देखिए ये में भी लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं बी के बाद क्या लगता है, बी के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है ना,
तो बी के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जबकि यहाँ क्या लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब गलती तो यही है, हमें मिल गई गलती। किस पोर्शन में है गलती? टू, मतलब बी में गलती है, टू वाले दूसरे वाले पार्ट में गलती है। होना क्या चाहिए था यहाँ पर? कारपोरेट हाउस में भी फोर्स। अब ये अगर कारपोरेट हाउस फोर्स करेगा तो एक्टिव में होगा, लेकिन ये पैसिव में स्ट्रक्चर है, तो मे बी के बाद क्या लगाना चाहिए था हमें? फोर्स्ड। सेंटेंस पैसिव में है, इसलिए मे बी फोर्स्ड, उस पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ सकता है या काम से मतलब कुछ पैरामीटर्स को रिव्यू करने के लिए कारपोरेट के ऊपर दबाव पड़ सकता है। तो ये पैसिव वॉइस में होगा, क्योंकि कारपोरेट दबाव नहीं डालेगा, गवर्नमेंट दबाव डालेगी कारपोरेट के ऊपर। तो कारपोरेट के ऊपर दबाव पड़ रहा है, इसलिए कारपोरेट पैसिव सब्जेक्ट होगा, और पैसिव सब्जेक्ट में मे बी के साथ उसकी थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 में है द एक्टर हु प्लेज आर डिटेक्टिव। तो कोई एक्टर है जिसने डिटेक्टिव का, जासूस का रोल किया था इन द फिल्म, मतलब फिल्म में उसने जासूस का रोल किया था। अलीग्ड, तो देखिए यहाँ हु प्लेज डिटेक्टिव इन द फिल्म, ये बात यहीं खत्म हो गई। तो हु प्लेज अ डिटेक्टिव इन द फिल्म, ये बात यहीं खत्म हो गई ना, अभी इसमें तो और कुछ करना नहीं है। अब लिखा है द एक्टर एलीग्ड, हमारे सब्जेक्ट कौन है? द एक्टर, और वर्ब कौन है? एलीग्ड। तो एक्टर ने आरोप लगाया, अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट ने ही उस काम को किया है, तो मतलब क्या ऐसा सेंटेंस है कि एक्टर ने आरोप लगाया। अब ये एक्टर ने आरोप लगाया कि एक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया, ये तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद पता कर पाएंगे। फिलहाल जो सेंटेंस कह रहा है उसमें एक्टर एक्टिव सब्जेक्ट है, एलिग्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मीनिंग आएगी कि एक्टर ने आरोप लगाया, और अगर वाज एलिग्ड होता तो एक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया। तो ठीक है, हम देख लेते हैं एक्टर ने आरोप लगाया है या एक्टर के ऊपर लगाया गया है। आरोप क्या है? एलिग्ड टू हैव पुश्ड द डायरेक्टर। आरोप यह है कि उसने डायरेक्टर को धक्का दिया। व्हेन ही आस्क्ड हिम टू गेट इनटू हिज कॉस्ट्यूम, जब उन्होंने कहा कि अपना कॉस्ट्यूम पहन लें क्योंकि इट वाज गेटिंग लेट, देर हो रही है, अब अपना कॉस्ट्यूम पहन लीजिए। ये बात डायरेक्टर ने कही होगी, तो इन्होंने डायरेक्टर को धक्का दिया। तो बताइए धक्का देने का आरोप एक्टर ने लगाया या एक्टर पर आरोप लगाया गया? तो हमको लग रहा है कि डायरेक्टर ने एक्टर के ऊपर ये आरोप लगाया है, क्योंकि धक्का एक्टर ने दिया है। तो धक्का एक्टर ने दिया है, तो फिर ये एक्टर जो है ये एलिग्ड का पैसिव सब्जेक्ट होगा, और अगर पैसिव सब्जेक्ट होगा तो ये एलिग्ड नहीं होना चाहिए, तो होगा एक्टर वाज अलीग्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक्टर वाज अलीग्ड, मतलब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा? टू। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए हैं, दो क्वेश्चन और रह जाएंगे। माई फ्रेंड लिव्ड एट द टॉप ऑफ एन ओल्ड हाउस विच एटिक, विच माने क्या होता है? जो। विच एटिक हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैट, तो मेरा दोस्त एक हाउस के टॉप पर रहता है जिसका अटिक। अब ये बताइए, जो अटिक फ्लैट में बदल दिया गया, ये लिखा है ना, जो अटिक फ्लैट में बदल दिया गया, या जिसका अटिक फ्लैट में बदल दिया गया। तो एटिक होता है छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना होता है कूड़ा कबाड़ा रखने के लिए, उसी को एटिक कहते हैं। तो उसी एटिक को फ्लैट में चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो मकान का एटिक होगा या फिर जो एटिक होगा? तो ये होगा मकान का एटिक। तो यहाँ जो विच लिखा है, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था हुज, अगर पर्सन होता तो। नहीं तो पजेसिव बनाने के लिए क्या लगाना होगा? ऑफ विच। तो क्या लगाना होगा? एटिक ऑफ विच, मतलब क्या होगा? एटिक ऑफ विच, जिसका एटिक फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर पजेसिव आना चाहिए था, विच नहीं होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है अ कैश प्राइज वाज अवार्ड। फिर देखिए, वाज के साथ लगा अवार्ड। वाज बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लगती नहीं, मैंने बताया था कि बी के बाद ये वाज लगा, इजम और वाज वर्ब बी बीन, इनके बाद कभी ना फर्स्ट फॉर्म होगी ना तो सेकेंड फॉर्म होगी। ठीक है, जब होगी तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ये बात तय है। तो थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में और आईएनजी फॉर्म होगी कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम देखते हैं कि अ कैश प्राइज वाज अवार्ड। तो कैश प्राइज देगी कि कैश प्राइज दी जाएगी? तो इनाम के रूप में कैश प्राइज दी जाती है, कैश प्राइज खुद नहीं देती। यानी कि अवार्ड का कैश प्राइज अगर सब्जेक्ट होगा तो ये कैसा सब्जेक्ट होगा? ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव का नहीं हो सकता।
तो यानी कि वाज के बाद हमें अवॉर्डेड लिखना चाहिए था, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। आंसर क्या होगा? टू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तो यहीं पर है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं थी, खैर ठीक है। तो लिखा है कि रेनेशा वाज अ टाइम टू री अवेकनिंग। तो टाइम टू री अवेकनिंग नहीं होता, क्या होता है? टाइम ऑफ री अवेकनिंग। रेनेशा वाज अ टाइम टू, नहीं, अ टाइम ऑफ री अवेकनिंग इन बोथ द आर्ट्स एंड द साइंस। तो बेटा ठीक है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर डाला, और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को कोई खास परेशानी नहीं हुई होगी पेपर सॉल्व करने में भी, और डिस्कशन कराने पे तो समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें हम तक सूचना दीजिए, तो हम अब तो क्लास चल ही रही है, तो हम क्लास में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। जितनी प्रॉब्लम्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स अगले दिन क्लास में डिस्कस कर देंगे, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है, कल फिर कुछ नया लेकर के आएंगे, और आज शाम को आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।